हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज की क्लास में हम पॉलिटी के एमसीक्यूज कर रहे हैं जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। अलग अलग एग्जामिनेशन से हमने ये उठाए हुए हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आप लोगों के लिए है। और ये हमारी लास्ट क्लास होगी इस सीरीज की। एक बार हम इस सीरीज को एंड कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है भविष्य में फिर पॉलिटी नहीं करेंगे, कुछ समय के बाद फिर से इसको शुरू कर देंगे। पर अभी आप लोगों के लिए कुछ और वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सीरीज में चलाने वाली हूँ, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ठीक है, बैंकिंग से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जिससे आपको बहुत फायदा होगा और आपकी लाइफ को थोड़ा सा और ईज में देना चाहूंगी। पहले भी मेरी इकोनॉमी की सीरीज को आपने बहुत सराहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को उससे फायदा हुआ है। तो ये हमारी पॉलिटी की लास्ट क्लास है, उसके बाद कुछ नया सरप्राइज आप लोगों के लिए तैयार है, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको हमारे ऐप के बारे में कुछ बता देती हूँ। हमने टारगेट 2024 करके एसएससी जनरल अवेयरनेस का कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, स्टैटिक, जीके सब कुछ इंक्लूडेड है। सारे लेक्चर रिकॉर्डेड मिलेंगे, पीडीएफ्स का डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। कुछ भी अगर डाउट आती है तो हमारी पूरी टीम से आप लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्ड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कोर्स के अंदर ही मिलेंगे और 10 मॉक टेस्ट पेपर्स जो है वो एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। और ये जैसे मेरा कोर्स है एसएससी पॉलिटी का, ऐसे ही एसएससी इकोनॉमी का, ये कोर्सेज के अंदर आप लोग इनरोल कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल कोर्सेज हैं, किसी को सिर्फ पॉलिटी पढ़ना हो, सिर्फ इकोनॉमी पढ़ना हो, सिर्फ हिस्ट्री पढ़ना हो, ऐसे इंडिविजुअल कोर्सेज आप लोगों के लिए हमारी ऐप पर अवेलेबल है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है? ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, कनाडा के संविधान से क्या लिया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहां से लिया है? यूएस से। कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक, रिपब्लिक हम लोगों ने कहां से लिया है? रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? जहां पे इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है। तो ये कुल मिला के रिपब्लिक का कंसेप्ट जो है ये हम लोगों ने अलग अलग देशों से, बहुत सारे देशों को एनालिसिस करके लिया था, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट हम लोगों ने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट लिया है। और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये हमने कनाडा से लिया। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रेसिडेंट को एडवाइज करेगा लीगल मैटर पे, तो इसके पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी है, ये हमने कनाडा से लिया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन mentions that it is the duty of union government। ये कह रहा है कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि स्टेट को किसी भी बाहरी एग्रेशन, किसी भी एक्सटर्नल एग्रेशन से प्रोटेक्ट करना है। भाई जितने भी स्टेट्स हैं उनको किसी दूसरे देश के एग्रेशन से, किसी दूसरे देश की लड़ाई से प्रोटेक्ट करना है। ये बात कहाँ पे लिखी हुई है? ये बात आर्टिकल नंबर 355 में लिखी हुई है। 356 में प्रेसिडेंट रूल है और 355 में ये लिखा हुआ है कि भाई जब भी कभी दिक्कत होगी किसी भी स्टेट को तो वहां पे यूनियन गवर्नमेंट को उस स्टेट का प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 355 में 358 के अंदर क्या लिखा हुआ है? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये बात लिखी हुई है, ठीक है। और 353 भी इमरजेंसी से ही रिलेटेड है। आर्टिकल 352 से 360 सारे के सारे ही इमरजेंसी से रिलेटेड है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। और पार्ट 18 के अंदर ये वाला सेक्शन इमरजेंसी का आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, यानी आर्टिकल नंबर 355, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट स्टेट को एक्सटर्नल एग्रेशन से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? Which of the following comes under यूनियन लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यूनियन लिस्ट के अंदर क्या आता है 7th शेड्यूल की यूनियन लिस्ट में? पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, ये तो कंकरेंट में आएगा। पब्लिक ऑर्डर, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर। इनमें यूनियन लिस्ट के अंदर क्या आएगा? स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर वाली जो बात है ये आपकी यूनियन लिस्ट में आएगी, ठीक है। ये यूनियन लिस्ट है। बाकी ये तीनों जो चीजें हैं ये आपके कोई स्टेट लिस्ट के अंदर है तो कोई कंकरेंट लिस्ट के अंदर है, लेकिन वेट एंड मेजर वाला जो है वो आपकी यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू रिट ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की रिट से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट की रिट से रिलेटेड, ठीक है। और आर्टिकल 76 हमने पढ़ा था अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड है,
ठीक है, अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड है। फिर आर्टिकल 226 जो है, आर्टिकल 226 ये हाई कोर्ट की रिट से रिलेटेड है। हाई कोर्ट के पास भी रिट की पावर है जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास है, और हाई कोर्ट की रिट जो है काफी वाइडर है एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट रिट, ठीक है, वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट रिट। इसकी वजह क्या है? क्योंकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के वायलेट होने पर रिट का प्रयोग कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल ओनली फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे रिट का प्रयोग करेगा। तो ये और भी बहुत सारी जगह पे रिट का प्रयोग कर सकता है, इसलिए ये वाइडर है, और ये बात आर्टिकल नंबर 226 में लिखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे प्रियम्बल के अंदर किन शब्दों को जोड़ता है? सेक्युलर को, सोवरन को, डेमोक्रेटिक को या रिपब्लिक को? अब हमने देखा था कि 3 शब्द जोड़े गए थे, एक जोड़ा था सेक्युलर, एक जोड़ा था सोशलिस्ट और एक जोड़ा था इंटीग्रिटी। तो ये 3 शब्द थे, सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? सेक्युलर। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ये जोड़े थे, और आज तक केवल एक ही बार प्रियम्बल के अंदर अमेंडमेंट हुआ है, और वो 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था। ठीक है, तो ये 3 वर्ड्स ऐड किए थे जिसमें से सेक्युलर एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने कहां से बोरो किया है? भारत की प्रस्तावना हमने कहां से बोरो किया है? देखो, प्रियम्बल के बारे में ना बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। इसका जो आइडिया है वो हमने यूएसए से लिया है। इसका जो सोर्स है, मतलब इसके अंदर जो बातें हैं, जो शब्द हैं, वो हमने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ नेहरू जी के ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से लिया है। ठीक है, और इसकी जो भाषा है, जो इसकी लैंग्वेज है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है प्रियम्बल की लैंग्वेज, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, तो आइडिया हमने कहां से लिया है? अमेरिका से। तो आंसर क्या आ जाएगा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पार्ट 9 के अंदर क्या आएगा? अब आपको पता है पार्ट 9 जो है वो पंचायतों से रिलेटेड है। किससे? पंचायत से रिलेटेड है। पार्ट 9A ये किससे रिलेटेड है? पार्ट 9A म्यूनिसिपैलिटीज से रिलेटेड है, म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, पार्ट 9B जो है वो किससे रिलेटेड है? ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आपको मैं बता दूं कौन सी चीज कब ऐड हुई है। जो पंचायत है ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से आया। म्यूनिसिपैलिटी जो है वो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से आया। कोऑपरेटिव सोसाइटी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 से आया। ठीक है, तो इन पार्ट्स को याद रखोगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा? द पंचायत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद। आर्टिकल 2 किससे रिलेटेड? स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 से। आर्टिकल 2 है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है, और आर्टिकल 3 क्या है? ऑल्टरेशन इन एग्जिस्टिंग स्टेट, कोई बदलाव करना है एग्जिस्टिंग स्टेट के अंदर, तो आर्टिकल 3 ऑल्टरेशन इन एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ठीक है, तो आर्टिकल 2 पूछा है तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, एडमिशन या इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। क्या मतलब? ये अगर इंडिया की टेरिटरी है, इंडिया की टेरिटरी के बाहर कोई चीज है जो हमारी नहीं है, उसको अगर हम एडमिट कर रहे हैं अपने इंडिया में तो आर्टिकल 2 का यूज होगा। और इंडिया के किसी एग्जिस्टिंग स्टेट के अंदर कुछ बदलाव करना है, किसी नाम का, किसी बाउंड्री का, ठीक है, तो आर्टिकल 3 का यूज होगा। तो यहाँ आर्टिकल 2 पूछा है तो आंसर आ जाएगा ए, यानी एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। नेक्स्ट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम्स अंडर यूनियन लिस्ट? इनमें से क्या यूनियन लिस्ट के अंडर नहीं आएगा? ठीक है, क्या यूनियन लिस्ट के अंदर नहीं आएगा? इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, बैंकिंग, ऑडिट्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द स्टेट। अब देखो, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ये किसके अंदर है? यूनियन के अंडर है। ऑडिट यूनियन के अंडर है, बैंकिंग यूनियन के अंडर है, आरबीआई के अंडर है, सब कुछ। इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स ये जो है ये स्टेट लिस्ट का मैटर है। किसका? स्टेट लिस्ट का मैटर है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोविजन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन आर मेंशन्ड अंडर विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये बोलता है कि डिफेक्शन का संबंधित बातें जो है कौन सी अनुसूची, कौन से शेड्यूल में। तो हमें पता है कि जो 12th शेड्यूल है वो म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है।
11th जो है पंचायत से रिलेटेड है, ये क्या है, ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। 10th जो है डिफेक्शन से रिलेटेड है, एंटी डिफेक्शन, ये कहां से आया था, ये आया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 से, ठीक है। और 9th शेड्यूल जो है वो किससे रिलेटेड है, लैंड रिफॉर्म्स से रिलेटेड, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। और इसके अंदर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से इसको ऐड किया था। तो आंसर उसने डिफेक्शन से पूछा है, तो आंसर आ जाएगा 10th शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग इन। प्लानिंग कमीशन कब नीति आयोग से रिप्लेस होता है, मतलब किस दिन नीति आयोग आया, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आता है, जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं। आंसर क्या आता है, 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which article of Indian Constitution is related with separation of judiciary from executive? अब डीपीएसपी ना मैंने पूरी एक सीरीज में आप लोगों को याद करवाए थे, और जब आर्टिकल 50 आया था तो मैंने ये कहा था यार ये अलग सा है, बिल्कुल इसका कोई लिंक ही नहीं बन रहा किसी से, ये अलग है, मतलब ये अलग करता है, सेपरेशन करता है किसका, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये बात आर्टिकल 50 में लिखी हुई, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आर्टिकल 50। 51 रुपए का प्रसाद चढ़ा रहे शांति के लिए, ये इंटरनेशनल पीस की बात कर रहा था। 40 में हमने पंचायतें कर दी थी, ठीक है, और 41 में हमने उनसे राइट टू वर्क कहा था कि हमारे पास काम करने का अधिकार है। मैंने आपको कहा था कि पंचायत कर लेंगे और जाके कहेंगे हमारे पास काम का अधिकार है। तो 40 में पंचायत और 41 में राइट टू वर्क, 51 में इंटरनेशनल पीस और 50 बिल्कुल अलग था, तो सेपरेट कर रहा है, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, ठीक है, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। तो ये आर्टिकल 50 में है और ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का भी हिस्सा है, बेसिक स्ट्रक्चर का भी हिस्सा है। SR बोम्मई केस में ये कहा गया था कि आर्टिकल 50 हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसको कोई नहीं हटा सकता। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड इन स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में क्या आएगा, इंडियन रेलवेज ये तो यूनियन में है ना, पोस्ट ऑफिस यूनियन में है, इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स यूनियन में है, लेकिन बैटिंग एंड गैम्बलिंग जो है वो स्टेट लिस्ट में है। मैंने जहां पे आपको शेड्यूल कराए हैं, प्लेलिस्ट में ही आप जाओगे, आपको वहां शेड्यूल की एक वीडियो मिलेगी, वहां पे मैंने आपको कौन सी लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट है वो सब बताया हुआ है। तो आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड द राइट टू एजुकेशन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू एजुकेशन किससे आता है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आता है। किससे आता है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से राइट टू एजुकेशन आता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है 2002 का, उसके अंदर क्या होता है, एक तो आर्टिकल 21A को शामिल किया जाता है, यानी राइट टू एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट बनाया जाता है। आर्टिकल 45 में बदलाव किया जाता है और 6 से 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एजुकेशन की बात करते हैं, और 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो ऐड की जाती है आर्टिकल 51A में, जहां पे कहा गया है जितने भी अभिभावक हैं, जितने भी गार्जियंस हैं, उनकी ये ड्यूटी बनती है कि अपने यहाँ पे 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन दिलाई जाए। तो आंसर क्या आ जाएगा, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तीनों काम एजुकेशन से ही रिलेटेड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन पंचायत से रिलेटेड है, कौन सा पार्ट पंचायत से रिलेटेड है, तो मैंने आपको अभी बताया पार्ट 9 जो है वो पंचायत से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट अब आप याद करो, पार्ट 1 बताया था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। पार्ट 2 बताया था सिटीजनशिप, पार्ट 2 क्या बताया था मैंने, सिटीजनशिप। पार्ट 3 क्या बताया मैंने, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। पार्ट 4 क्या बताया मैंने, डीपीएसपी, ठीक है। पार्ट 5 क्या है, यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो ये क्या है, पार्ट 3 पूछा जा रहा है, मतलब फंडामेंटल राइट पूछा जा रहा है, तो आंसर क्या आएगा, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से लिया गया है। अब दो चीजें होती है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मैंने आपको जब फंडामेंटल राइट करवाए हैं तो इन दोनों के बारे में डिटेल में बताया था, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो मेनका गांधी केस से जुड़ा हुआ था, मैंने वो भी बताया था।
तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ हम लोगों ने जापान से लिया है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये हमने यूएसए से लिया। तो आंसर क्या आ जाएगा? जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंकरेंट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल डज नॉट हैव प्रोविजन रिलेटेड टू। कंकरेंट लिस्ट में क्या चीज नहीं आएगी? इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट्स, फॉरेस्ट, टैक्सेस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एंड इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग। अब ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे आपको यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट के क्वेश्चंस करवाए हैं। मैं चाहती हूं कि आप लोग वो वीडियो जाके देखें पहले शेड्यूल वाली, और फिर आपको ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है? देखती हूँ कौन कौन इसका आंसर सही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट के कॉम्पोजिशन से क्या रिलेटेड है? कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट आर्टिकल 80 में है, यानी राज्यसभा की बात हो रही है, ठीक है? आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटी है, आर्टिकल 12 लॉ स्टेट की परिभाषा देता है, स्टेट की डेफिनेशन देता है, ठीक है? आर्टिकल 12 395 जो है वो लास्ट आर्टिकल था आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें लिखा गया था कि जिस दिन हमारे देश का मतलब पूरा संविधान लागू हो जाएगा उस दिन हम इन ब्रिटेन के सारे लॉज को नहीं मानेंगे, ठीक है? तो आर्टिकल 395 लास्ट हमारा आर्टिकल था कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आर्टिकल 80 राज्यसभा से रिलेटेड है, आंसर आ जाएगा 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ये कौन सी लिस्ट में आता है? ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। ये जितने भी लिस्ट के क्वेश्चन है जानबूझ के आपके लिए छोड़ रही हूँ, और जानबूझ के मैंने लास्ट सेशन में इनको इंक्लूड किया है, तो ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है? कि ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ट्रांसफर्ड लिस्ट किस में आएगा? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन। कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following provision of Indian Constitution is not borrowed from Constitution of Britain? ब्रिटेन से क्या कॉपी नहीं किया? रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन से लिया, बाईकैमरलिज्म ब्रिटेन से। बाईकैमरलिज्म क्या होता है? 2 चैम्बर है, लोकसभा और राज्यसभा, ऐसे ही ब्रिटेन में है हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड, ठीक है? तो ये हमने वहीं से लिया। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, जो भी बिल पास करने का प्रोसेस है वो हमने वहीं से लिया। लेकिन फंडामेंटल राइट हमने यूएसए से लिए, यूएसए के बिल ऑफ राइट से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए, फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। स्पेशल प्रोविजन ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात कहाँ पे है? आर्टिकल 371 में है, इसको याद रखोगे, आर्टिकल 371। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडेड विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ने कौन से शेड्यूल को ऐड किया है? 10th शेड्यूल जो है वो तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया है, 11th शेड्यूल 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया है, 7th शेड्यूल ये तो पहले ही था, 9th शेड्यूल जो है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से आया है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साल में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पास होता है? किस साल में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पास होता है? ये 1961 में पास होता है। अब आपको कमेंट सेक्शन में 2 क्वेश्चन के आंसर करने हैं, वो लिस्ट वाले क्वेश्चन के आंसर, ठीक है? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल सही उनके आंसर करेंगे। और ये हमारी लास्ट सेशन था इस सीरीज का। फिर से पॉलिटी का कुछ सीरीज शुरू होगा, आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग यूट्यूब पे लाएंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कोर्सेज को, उनके लिए भी मदद हो जाए, ठीक है? अब नए सरप्राइज के लिए तैयार रहना। आपके लाइफ को, आपके सिलेबस को, आपकी नौकरी को आपके और करीब लाने के लिए हम लोग प्रयत्न करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और प्लीज मुझे इस सीरीज का रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर देना कि क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकी। थैंक यू सो मच।